बहुत सारे पुराने मंत्रियों की छुट्टी। कुछ चेहरे जो यहाँ नजर आते हैं वो ये कॉकरोच वाले जो है, मुझे तो घृणा आती है। सोशल मीडिया के चोचलेबाजी है, इन लोगों को कोई दम नहीं। अभी आप सुबह उठते ही देख रहे होंगे कि हमारे फॉलोअर्स अब बीजेपी से भी ज्यादा हो चुके हैं। राहुल गांधी भविष्य का भारतीय पीएम बनते। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। आप इनको एक ऐसा व्यक्ति देखिए, चांदी के चम्मच के साथ पैदा हुआ। इनकी कुंडली में ऐसी क्या कमी है? आप ना इसको बहुत नेगेटिव हॉरोस्कोप मत समझो। लेकिन केजरीवाल के भी अपने सगे जो है धीरे धीरे करके छोड़ के चले गए। राघव चड्ढा को लेकर काफी कुछ चल रहा है। पंजाब के मुख्यमंत्री भी बन सकते हैं। क्या दिख रहे हैं भारत के भविष्य? भारत जो है अच्छे पेस के साथ तरक्की करने वाला है। India has now surpassed Japan to become the world's fourth largest economy in the world. It is now worth more than $4 trillion. खतरा तो मंडरा रहा है पाकिस्तान की। हाँ, राइट। ये वॉर कब तक खत्म होगी? देखिए, कुंडली में कैसे आदमी को ये समझ में आए कि दुनिया बिगड़ रही है तो हमारा कुंडली भी खराब हो रहा है। जब हम कुंडली पढ़ते हैं तो 3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। मन के अंदर ये बहुत बड़ा सवाल है, क्या योगी जी बनेंगे? अमित शाह लोग डर रहे हैं कि भाई ये क्या समाज किधर जा रहा है। इस तरह के कैरेक्टर को कैसे हम पहले से पकड़े? पिछले 5-7 साल के अंदर ये पूरा का पूरा जो डायनेमिक्स है ये चेंज हो गया। तो वो पहले से ही घबराए हुए होते हैं कि ये पता नहीं क्या है और क्या है और क्या नहीं। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। अभी सबकी जुबान पे बस एक ही बात है, प्रधानमंत्री मोदी ने ये क्या कर दिया। भारतीय जनता पार्टी में नई टीम, कैबिनेट में भारी बदलाव, यही खबरें चल रही है चारों तरफ। सवाल यह है कि यह बदलाव 2029 के चुनाव के लिए किया गया। क्या ये जो बदलाव आज हो रहा है वो बदलाव प्रधानमंत्री मोदी के लिए बेहतर है या एक बुरी खबर लेकर के आएगा? दूसरी तरफ ये राम मंदिर के अंदर ये जो बवाल, ये जो महापाप हुआ, उसके बारे में लोग चर्चा कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि भाई इस बार यूपी के चुनाव में इसका बड़ा असर होने वाला है। तो कई सारी पॉलिटिकल गतिविधियां अचानक से बंगाल में ममता बनर्जी हारी क्या कि हिंदुस्तान की राजनीति ही बदल गई। पार्टी टूटने लग गए, उद्धव ठाकरे की पार्टी टूट गई, ममता की पार्टी टूट गई, तो कई सारे ऊहापोह। तो आज हम इस पॉडकास्ट में भविष्य के बारे में जानेंगे कि हिंदुस्तान की राजनीति अब किस करवट बदलने वाली है। तो हमने अब तक पॉलिटिकल प्रेडिक्शंस और बहुत सारे लोगों से हमने बातचीत की और एक स्टडी किया और पता किया कि कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो सही हमें साइंटिफिक तरीके से बता सके कि भविष्य के मुताबिक कहाँ कौन सा गेम होने वाला है। पूजा जी, आज किन से हमें मिलवा रहे हैं आप? बिल्कुल, नमस्कार, कैपिटल टॉक देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। सर ने बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन दिया कि देश में किस तरह से उथल पुथल मची हुई है। मोदी कैबिनेट में बड़े बदलाव को लेकर कई तरह सवाल है और हलचल भी जबरदस्त है। हम आगे तो इन सब मुद्दों पे बातचीत करेंगे, लेकिन आज के खास मेहमान की बात करें, जैसा कि सर ने कहा, तो मैं आपको बता दूं हम बहुत लकी हैं कि आज के हमारे जो मेहमान हैं वो हमारे साथ दोबारा मंच शेयर कर रहे हैं। यानी कि हमारे साथ कैपिटल टीवी में आपने इनको पहले भी देखा होगा। पश्चिम बंगाल का विधानसभा चुनाव हो, बिहार का चुनाव हो, ट्रंप के बारे में बातचीत हो या पीएम मोदी की रणनीति को लेकर चर्चा हो या आर्थिक उथल पुथल से लेकर, हमने तमाम मुद्दों पे बातचीत इनसे की थी। और आप प्लेलिस्ट में जाकर हमारा पुराना पॉडकास्ट देख सकते हैं। हमारे आज के मेहमान जो हैं उन्होंने जो जो बताया था
उसमें काफी सारी चीजें सच साबित हुई थी। तो आज भी बहुत सारे सवाल हैं, उन सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे। तो बिना देर किए आज के हमारे खास मेहमान डॉक्टर विनय बजरंगी जी का वेलकम करती हूँ। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत नमस्कार। धन्यवाद धन्यवाद। आपने नीतीश कुमार के बारे में कहा था कि वो मुख्यमंत्री ज्यादा दिन तक नहीं रहेंगे, जबकि सारे लोग कह रहे थे कि नहीं मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री। ममता बनर्जी के बारे में तो बहुत सारे एस्ट्रोलॉजिस्ट वो लास्ट तक टेलीविजन चैनलों पे कर ममता हार ही नहीं सकती। सबने कैमरे पे दावा किया था कि उनको कोई हरा नहीं सकता, लेकिन आपने कहा था नहीं, वो मसला जो है उस महीने में जो चुनाव हो रहा है उस महीने की वजह से ममता हारेंगी। खैर, जो बीत गई सो बात गई। अब ये बताइए मोदी जी अब नए राष्ट्रपति को चुनने जा रहे हैं, रणनीति बन रही है, युवाओं को जोड़ा जा रहा है, बहुत सारे पुराने मंत्रियों की छुट्टी। सवाल बहुत ही सिंपल है, क्या 2029 में जो प्रधानमंत्री मोदी अपने मन मुताबिक रिजल्ट चाहते हैं, क्या उनके भविष्य में कोई सदमा लगने वाला है या 2029 आराम से वो जीत रहे हैं? मैं आपको इसके बारे में ज़रूर बताऊंगा, लेकिन आपने जिस सरलता के साथ सवाल किया है वैसे ही सरलता के साथ मैं इसको उत्तर दे देता हूं। सबसे पहले कि 2029 के अंदर मोदी जी फिर से पदासीन हो रहेंगे, यानी कि फिर से वो कमान संभालेंगे और वो कमान संभालेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन उससे पहले बहुत सारी उठापटक हो सकती है, उससे पहले बहुत सारी बातें हो सकती हैं, और वो सब उपायों की श्रेणी में आता है। आपको कोई रिजल्ट चाहिए होता है तो आप उपाय करते हैं, कुछ ये काम करते हैं, कुछ इधर समन्वय करते हैं, कुछ उधर समन्वय करते हैं। तो ये सब उपाय मोदी जी कर रहे हैं। कुछ उपाय उनके सटीक बैठेंगे, कुछ उपाय उनको लगेगा ये ठीक नहीं हुए तो फिर उस पर दोबारा कुछ वो विचार करेंगे, बदलाव करेंगे। लेकिन ये सब उसी दृष्टि से हो रहे हैं कि 2029 के अंदर वो दोबारा आएंगे। और ये बात मैं अभी से नहीं कह रहा हूँ, ये बात मैं काफ़ी समय पहले से कह रहा हूँ कि ही इज़ नॉट गोइंग टू लूज, ही इज़ गोइंग टू विन। बाकी और जो छोटी मोटी बातें हो रही हैं कि अभी क्या क्या बड़े बड़े मंत्रिमंडल के बदलाव होंगे या फिर अभी और क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं, कुछ चेहरे जो यहाँ नज़र आते हैं वो कुछ वहाँ नज़र आएंगे, कुछ जो वहाँ नज़र आते हैं या बिल्कुल नज़र नहीं आते हैं वो यहाँ नज़र आने लग जाएंगे। उस प्रकार से आप उनको देखना आरंभ कर देंगे। तो ये तो बड़ी अच्छी बात है कि 2029 की तैयारी के रूप में आप देखिए कि प्रधानमंत्री मोदी 2029 में फिर से चुनाव जीतेंगे, तो ये बेचारे राहुल गांधी का क्या होगा? राहुल गांधी का वही होगा जो अब तक होता आया है। और मुझे अब ये लगता है कि उनके अंदर जो एनर्जी और जज्बा है, वो जो शनि का गोचर हो रहा है मीन राशि में इस समय, उसके कारण से काफ़ी हल्का हो रहा है। और जैसे ही अभी अगले जून के अंदर शनि जो है वो मेष राशि में प्रवेश करेंगे और नीच के हो जाएंगे, तो उनके लिए और परेशानी वाली बात हो जाएगी, क्योंकि राहुल गांधी की अपनी कुंडली के अंदर शनि नीच अवस्था के हैं। तो ये एक निरंतर डिक्लाइन है, ये मतलब कोई एलिवेशन नहीं हो रहा है। तो इसके अंदर क्या होता है, जो उन्माद होता है काम करने का वो भी हल्का पड़ जाता है। जो स्ट्रैटेजी होती है उसके अंदर तो पहले भी गूफ अप करते थे, वो अब और ज्यादा गूफ अप करेंगे। तो ये परेशानी उनके साथ। एज ए लीडर ऑफ ऑपोजिशन इसी जून में राहुल गांधी ने 2 साल कंप्लीट किए हैं। इन 2 सालों में तो कोई उपलब्धि उनके नाम नहीं है। क्या आने वाले टाइम में छोटी मोटी भी कुछ उपलब्धि हासिल कर पाएंगे राहुल गांधी? अगर कोई छोटी मोटी कर भी ली तो हमें और आपको पता चलेगा नहीं। तो ऐसी ही छोटी मोटी होगी। अगर वो कर पाए और उसके बारे में सारे उनके पार्टी के जो लीडर्स हैं वो उसको आउट ऑफ प्रोपोर्शन ब्लो करें, वो एक अलग बात है। लेकिन ऐसी कोई जैसे पता नहीं चल पाता है कि राहुल गांधी विदेश कब भाग जाते हैं। तो ये सब तो पहले अचानक से गायब थे वो, कुछ पता ही नहीं चल पाया कहाँ तो यही ऐसा ही रहेगा। तो कोई उपलब्धि होगी तो वो ऐसी नहीं होगी कि कोई तर्क संगत हो या कोई वो ऐसा कुछ करने वाली हो, शेकअप करने वाली हो जो कि हमारे को समझने वाली बात नहीं। ये मैं इसलिए हम लोग ये बात पूछ रहे हैं क्योंकि अचानक से बीच में वो पेपर लीक के मसले को लेकर के उन्होंने कैसा माहौल बनाया
कि कोटा जाएंगे, पटना जाएंगे, लखनऊ जाएंगे, देश भर में जो है युवाओं को सड़क पे लेकर के आएंगे, वो नेपाल की तरह जेनजी रेवोल्यूशन लेकर के आएंगे। मतलब वो ये सब काम वो नहीं कर पाएंगे। देखिए वो जो लीक हुआ पेपर वो एक अलग बात है। अच्छी बात है या बुरी बात है ये अलग बात है, क्योंकि पेपर लीक हुआ, उसके अंदर जो भी दोषी हैं उनके ऊपर पूरी की पूरी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन उसको इतना बड़ा आप एक रेवोल्यूशन बनाने की कोशिश करो, ये अपने आप में ही एक मूर्खतापूर्ण बात है। और उसका थोड़ा मोड़ा उनको असर देखने को मिल सकता है, लेकिन वो फायदा राहुल गांधी को नहीं होगा, उसका फायदा किसी और को हो सकता है। और वो फायदा भी बहुत लॉन्ग लिव्ड नहीं है, वो शॉर्ट लिव्ड फायदा ही है, लेकिन वो भी धीरे धीरे करके उसकी जो स्टीम है वो खत्म हो जाएगी। जी, आपने रेवोल्यूशन की बात की, तो अभी देश में कॉकरोच जनता पार्टी, बड़ा बवाल चल रहा है, बहुत लोग फॉलो कर रहे हैं, लेकिन प्रोटेस्ट में कोई नजर नहीं आ रहा। क्या कुछ चल रहा है, इनका कोई फ्यूचर है क्या? देखिए, मैं तो चाहता हूं कि जो युवा वर्ग है उनका पार्टिसिपेशन होना चाहिए। कुंडली के अंदर पंचम भाव जो होता है अर्धभाग्य कहलाता है, यानी कि जो जितने भी ज्ञानी मुनि लोग होते हैं वो नवम भाव से देखे जाते हैं, और जो युवा होता है किसी भी देश के अंदर वो पंचम भाव से देखा जाता है। यदि उसकी पार्टिसिपेशन है तो वो देश जो है वो तरक्की करता है। लेकिन अगर वो मिसमैनेज्ड है और वो एनर्जी के साथ नहीं चलता, यानी कि अपनी एनर्जी को सिंक नहीं करता, तो वो एनर्जी खराब हो जाती है। और मुझे ऐसा लगता है कि मोदी जी को भी अब पंचम भाव को जागृत करने की चेष्टा कर रहे हैं। बिल्कुल बहुत सही। जल्दी बहुत जल्दी वो उसको जागृत करेंगे, और जो देश के युवा हैं वो उनके साथ जुड़ेंगे और उसके अंदर कोई नया रेवोल्यूशन पैदा होगा, देखिएगा। वैसे मैं लाइटर नोट पे कह दूं, ये कॉकरोच वाले जो हैं, मुझे तो घृणा आती है इन लोगों से। आप एक आंदोलन करने जा रहे हो, नाम आपने कॉकरोच रख लिया। मैंने इससे घटिया और क्या बात हो सकती है? आप कुछ भी रख लो, आप वॉर्म रख लो नाम, कॉकरोच रख लो नाम, जिसको देख करके लोगों को घृणा आती है, घिन्न लगता है, उसको आप एक इस तरीके। तो देखिए, मुझे तो लगता है कि सब सोशल मीडिया के चोचलेबाजी है, इन लोगों को कोई दम नहीं है। देखिए, एक बड़ा इम्पोर्टेंट एस्ट्रोलॉजी के अंदर काम होता है, और वो होता है नाम। जी जी। और वो नाम का जो पहला अक्षर होता है उसका भी बहुत सिग्निफिकेंस होता है, और आपका नाम क्या है इसका बड़ा फर्क होता है। हो सकता है कि आपको कॉकरोच की वजह से तुरंत ही, क्योंकि एक नेगेटिव नाम है, आई बॉल पकड़ लिया आप। उसने आपने आई बॉल्स पकड़ ली। हो सकता है कि आपको कुछ समय, शुरू के कुछ दिनों में आपको उसके अंदर दिख गया कि लोग आपको फॉलो भी कर रहे हैं, लेकिन वो जितनी जल्दी से कॉकरोच आते हैं उतनी जल्दी से ही उसका कुछ ना कुछ हिसाब किताब हो मतलब जाता आप ये है। कह रहे हैं, और ये वाकई में है कि नाम नहीं। का हमारे जीवन में बहुत असर पड़ता है। बहुत असर ये पड़ता राहुल है। गांधी अपना नाम क्यों नहीं बदल लेते हैं? राहुल गांधी ने अपना नाम गलत बदल लिया। उनका नाम तो वैसे कुछ और है, ऐसे जी लोग जी, कहते हाँ, हैं, हाँ। लेकिन उन्होंने अपना नाम गलत बदल लिया। यदि अपना नाम ठीक रखते तो शायद कुछ कर पाते। लेकिन अब क्या है, 56 साल की उम्र के अंदर आते आते हाँ। इतने सारे नेगेटिव कर्मास जुड़ जाते हैं कि इस जीवन के कर्मों को ठीक करें या पिछले जन्म के कर्मों को ठीक करें, इतना हिसाब किताब बन जाता है कि वो जो हॉन्ट करता है, जो उन्होंने अब तक गलतियां की होती हैं, उसकी वजह से आगे वाला भविष्य भी हल्का पड़ जाता है। मुझे एक बात बताइए, मैंने दिस क्वेश्चन हैज टू बी, आंसर हैज टू बी टोल्ड ब्लैक एंड व्हाइट। इनकी कुंडली में ऐसी क्या कमी है कि सब कुछ करते हैं, मेहनत करते हैं, देश भर की यात्रा कर लेते हैं, लेकिन एवरीथिंग उनके हाथ से स्लिप हो जाता करते है। हैं, फिर गायब हो देखिए, जाते हैं। आप ना इसको बहुत नेगेटिव हॉरोस्कोप मत समझिए। हाँ। ओके, आप ना इनको राहुल गांधी या फिर भविष्य का भारतीय पीएम मत देखिए। आप इनको एक ऐसा व्यक्ति देखिए कि जो कि चांदी के चम्मच के साथ पैदा हुआ अपने मुंह के अंदर, ओके। और आज तक मजे तो ले रहा है। और क्या कर रहा है? ये अलग बात है कि वो अपने साथ लोग नहीं जोड़ पाया, अपने साथ वो काम नहीं कर पाया जो उसकी शायद दादी ने कर दिया या उसके पिता ने कर दिया। बट अपनी जिंदगी बहुत मौसी जी। अपनी कोई जिंदगी कमी नहीं कोई है। कमी नहीं है। राइट, राइट। जब उसको चाहता है वो जिसको चाहता है हिला लेता है, जिसको काम छोटा मोटा करना होता है कर लेता है, जब उसको जाना होता है विदेश चला जाता है। हम नहीं जा पाते, नहीं। हम कैसे कर पाते हैं ये काम? तो उसके पास कोई ना कोई योग तो अच्छा है। राजयोग चाहे वैसा ना हो जैसा हम उसकी अपेक्षा करते हो। अब जैसे
हम सोचते हैं कि अमिताभ बच्चन का बेटा या तेंदुलकर का बेटा वैसे ही बनेगा जैसे वो होगा। ऐसे नहीं बनेंगे भाई, वो अपने मजे लेने के लिए आए हैं जीवन के अंदर। सर वो कहते भी मजे हैं कि राहुल गांधी में पॉलिटिक्स सूट नहीं करता वो है। मजे लेने आए हैं, मजे लेते रहेंगे अपने जीवन के अंदर, तो उनके दूसरे भाव जीवन के जागृत हो जाएंगे। ये अलग बात है कि अपना कर्म भाव जो है वो नीचे है। इसका मतलब है कि जो लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं राहुल गांधी से कि कोई महान लीडर बनेंगे, प्रधान, वो दोष जो है उन लोगों में ही है जो इस तरह से सोचते सोच हैं। रहे हैं, वो ऐसा सोचना नहीं चाहिए। अब एक बात जो है, मैं वापस आता हूं प्रधानमंत्री मोदी के आगे के प्लान में। जी। ये बताइए कि जिस तरीके से वो बड़े बड़े लोगों को, और जो आपने जैन जी को कहा कि जैन जी को लेकर के जो युवाओं को वो जोड़ने का एक प्रयास कर रहे हैं, क्या युवा मोदी के साथ खड़े होंगे? देखिए, युवा को सर्टेनिटी चाहिए होती है। आज की डेट में यदि आपको एक ऐसी सर्टेनिटी मिल जाए जिसको देखकर आपको लगे कि हाँ, अगर मैं इस चीज के ऊपर अपना विश्वास जताना आरंभ करूं तो वास्तव में मेरे साथ साथ जितने भी मेरे और लोग हैं, जेनजी सारा, उसको लाभ होगा, तो वो क्यों नहीं आएंगे? और मुझे पूरा विश्वास है कि वो आएंगे, क्योंकि जिस पार्टी का आप नाम ले रहे थे, जिसको लेने से आपका मन घिन से भर जी। जाता है, उसका भविष्य तो ऑलमोस्ट नहीं है, लेकिन जेन जी का भविष्य है। ऐसा नहीं है कि उसका भविष्य नहीं है। वो कुछ काम जरूर करेगा और वो कुछ नाम जरूर करेगा। उसकी वजह से मोदी जी ने अपनी फिलॉसफी को चेंज करना पड़ेगा और कर भी रहे हैं, और आप अभी निकट भविष्य के अंदर उसका फल प्रतिफल आपको देखने को मिल जाएगा। देखिए, इसमें तो कोई डाउट नहीं कि हिंदुस्तान के जो युवा हैं दुनिया के हर देश से ज़्यादा स्मार्ट हैं और ज़्यादा टैलेंटेड हैं, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। और ये बात सही है कि उनके जो एनर्जी को जो है पॉजिटिव रास्ते में उसको चैनलाइज करने, इन कॉकरोचों से जो है बचाने की आवश्यकता है। एक बड़ा मुद्दा बन के आया ये जो राम मंदिर जी में हाँ। पैसे की चोरी का। बड़ा दुख हुआ कि ये इस तरह के लोग, जो लोग विश्वास पे, लोगों ने जिस पे विश्वास किया वहीं से धोखा हो गया। लेकिन क्या योगी आदित्यनाथ, क्योंकि ये मसला इस तरीके से उठाया जा रहा है विपक्ष के द्वारा, मीडिया के एक सेक्शन के द्वारा, कैसा लग रहा है कि क्या ये मुद्दा योगी आदित्यनाथ को बहुत ज्यादा हैम्पर करने जा रहा है या नहीं करने जा रहा है? देखिए, मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ इस संबंध में कि मान लीजिए कि बहुत अच्छा बड़ा घराना है और उसमें जो मुखिया है उसका बहुत अच्छा नाम है, और मुखिया जो है वो धर्म सम्मत भी है। मान लीजिए कि उसका एक नौकर या उसका एक छोटा बेटा थोड़े से ऐसे काम करना शुरू कर दे जो कि उसकी आइडियोलॉजी के अलग हैं, तो क्या उसका नाम ज़्यादा खराब होता है? वो तो ये है कि अपने बच्चे को संभालो भाई, किसी प्रकार से वो संभालने की कोशिश भी करता है। यहाँ पर एक सिस्टम है, एक चेन है। उस चेन के अंदर कुछ लोग जो हैं वो अ, ऐसे कामों के अंदर लिप्त हो गए जो कि धर्म सम्मत ही नहीं है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इससे योगी जी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। उन लोगों को जरूर फर्क पड़ेगा जो उसके अंदर 11, 12, 15 जितने भी लोग संलिप्त हैं, भी और भी पता चलेंगे। जैसे जो जो सरकार की मशीनरी काम करती है उसमें सबके बारे में पता लगेगा। लेकिन ना तो इसके अंदर योगी जी के ऊपर कोई नेगेटिविटी आएगी, ना ही बीजेपी का जो अपना अधिकार है उस राज्य के अंदर, उत्तर प्रदेश में, उसमें कोई फर्क पड़ेगा। तो बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि अखिलेश जी जो हैं उनको इसका बहुत बड़ा लाभ होने वाला है, फायदा होने वाला है, तो ऐसा जो है वो तो नहीं होगा। अखिलेश जी के बारे में आपने बोला, तो क्या उनकी कुंडली में क्या फिर से मुख्यमंत्री बनने का कोई योग बन रहा है? देखिए, अगर अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनना है तो उनको उपाय करने पड़ेंगे और वो उपाय जो हैं वो बहुत ज़्यादा करने पड़ेंगे, क्योंकि उनको जो उन्होंने अपनी छवि बनाई हुई है वो उस छवि के हिसाब से तो वो मुख्यमंत्री बन नहीं सकते। उनकी कुंडली के अंदर वो योग नहीं है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि बहुत बार क्या होता है कि आपकी कुंडली के अंदर योग नहीं होते, लेकिन आपका मन होता है या आप ये डिजायर करते हैं कि मुझे ये चीज मिले, तो आपको उस प्रकार से उस अनुरूप काम करना पड़ता है ताकि वो योग जागृत हो आपके हॉरोस्कोप के अंदर। तो अभी टाइम है थोड़ा बहुत, यदि वो अपने योगों को जागृत करने की कोशिश करें। मैं देखता हूं कि
कोई भी छोटी मोटी पॉलिसी, चाहे वो योगी जी कुछ भी कर रहे जी। हो, उसको क्रिटिसाइज करना शुरू कर देते हैं या फिर उसको जो है नेगेट या नेगेटिव करना शुरू कर देते हैं। बल्कि उनको ये समझना चाहिए कि जब उनका कार्यकाल था, उन्होंने किस किस तरीके से नेगेटिविटी बोई है और उसको वो किस प्रकार से अब शांत कर सकते हैं। नेता वो प्रभावशाली हैं, ऐसी बात नहीं है, और वो यदि अपने प्रभाव को सही प्रकार से उपयोग करें तो निश्चित है कि अगले से अगले चुनाव के अंदर कुछ हो सकता है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि अभी जो 2027 में जो चुनाव होंगे उसमें अखिलेश यादव की कुंडली के मुताबिक उनका सीएम बनने का योग नहीं है, नहीं। और अगर वो अपने आप को बदलें, कुछ अपने आप को हाँ। चेंज करें, तो फिर 2032 के अंदर जो है वो 32 के अंदर भी जो चांसेस हैं वो 40% हैं। Oh my God! इट इज नॉट मोर देन 40% आज की एनालिसिस के हिसाब से। अब यदि उन्होंने अपने आप को बदलना शुरू किया, परिवर्तन करना शुरू किया, तो ऐसा कुछ हो सकता है कि वो चांसेस 50-55% पे आए। जैसे हम कहते हैं ना कि भोले बाबा की पूजा करो, कुछ ना कुछ जरूर लाभ होगा। जी जी। तो वो भी भोले बाबा की पूजा करें, ये समझें कि किस प्रकार से अपने आप को चेंज करना है, अपने अंतर्मन को चेंज करना है, अपने वे ऑफ ऑपरेशन को चेंज करना है। यदि उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि मैं आज भी देखता हूं कि जो उनका नवम भाव है, जो धर्म का भाव होता है, वो ठीक नहीं है। ठीक क्यों नहीं है? क्योंकि उनसे जुड़े हुए जितने भी लोग आज भी हैं, वो भी समाज में ये कहते फिरते हैं कि आने दो उनको, हम तुम सबको बताएंगे, हम तुम सबको बताएंगे। जिस प्रकार की वाणी का उपयोग वो करते हैं, वो दूसरा आदमी सुनता है तो वो कैसे अखिलेश जी को वोट देगा, आप ये समझने की कोशिश कीजिए। तो ये उनको समझना है कि वो किन लोगों से जुड़े हुए हैं, वो किस प्रकार की राजनीति कर रहे हैं, और ये वास्तव वाला उपाय है कि उनको अपनी छवि को सही करना है। आपने भोलेनाथ का नाम लिया तो मुझे तो लगता है कि किसी एस्ट्रोलॉजर के कंसल्ट में है वो इटावा में हाँ। केदारनाथ का एक मंदिर जो है वो बनवा रहे हैं कि वो भी बने आउट ऑफ द वे। कभी कोई सोच नहीं सकता अखिलेश यादव जो है मंदिर बनवाएंगे। खैर, ये बताइए कि ये जो ममता बनर्जी हारी, आपने प्रिडिक्ट बहुत सही किया था। हाँ। हम लोगों को भी यकीन नहीं था कि भाई वो, और आपने कहा था कि चुनाव इस महीने के अंदर होगा तो वो हार जाएगी, और वही टाइमिंग हुआ। बहुत important बहुत था, right, इंपॉर्टेंट है right, कि भाई हाँ। चुनाव कब हो रहे हैं। हाँ। अब योगी जी का आपने क्लियर कर, ममता बनर्जी के बारे में अब लोगों का तो इंटरेस्ट वैसे ही खत्म हो गया है, जी। लेकिन लोग एक चीज में जानना चाहते हैं कि अभिषेक बनर्जी, ममता बनर्जी, विल शी बी पनिश्ड फॉर व्हाट दे हैव डन इन बंगाल? देखिए, लिटरल वर्ड्स में अगर हम पनिशमेंट को जेल जाना मानते हैं तो मैं अभी उस पे आता हूं, लेकिन पनिशमेंट तो होनी शुरू हो गई है। पनिशमेंट तो हो Right, गया। right. 4 जून से उनको रोज उनके लिए एक एक दिन भारी पड़ रहा है, शौक लग रहे हैं बिना लोगों किसी और को। डर रोज नए नए प्रकार के शौक लग रहे हैं, चाहे वो बात ममता जी की हो, चाहे बात अभिषेक की हो, Right. कुछ ना कुछ शौक रोज लग रहे हैं। तो पनिशमेंट तो शुरू हो गया है, और जितना पनिशमेंट उनको अब तक मिल चुका है, जेल चली जाएंगी तो मेरे ख्याल से उनके लिए सोलेस हो जाएगा कि चलो कोई बात नहीं, अब मैं यहाँ पर कम से कम बैठी हुई हूँ, रोज मेरे को वो प्रताड़ना सुनने को नहीं मिल रही है, या रोज मुझे वो झटके नहीं लग रहे हैं जो कि मुझे वहाँ मिलते हैं। जब आपके सिपे सालार, आपके राइट हैंड, लेफ्ट हैंड आपको छोड़कर दूसरों की प्रेज करना शुरू कर दें, जब आपको छोड़कर आपको सिंगट्टा दिखाना शुरू कर दें, तो फिर सोचिए कि क्या आदमी के मन में होता होगा। तो वो तो रोज बेचारी जो हैं इस समय झेल रही हैं, जो कि जिसको आप कहते हैं कि वो बुरा वक्त उनका बुरा शुरू हो गया, वक्त लेकिन एक शुरू- बहुत पावरफुल लेडी नो डाउट वो रही हैं। नहीं, वो पावरफुल अभी भी हैं। हाँ। अभी मैं आपको तो क्या वो बताऊं कि कम बैक करेंगी? कमबैक उनका होना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है कमबैक। और लेकिन वो अपनी पार्टी को दोबारा रीगेन जरूर बनाएंगी, वो पार्टी को अगले 1.5-2 वर्ष में बना लेंगी, और कुछ कुछ लोग जो कि उनके साथ जुड़े हुए थे, उन लोग को वो बुला लेंगी अपने पास, वो कुछ ठीक ठाक लोगों की पार्टी बन जाएगी। लेकिन अगले चुनाव के अंदर भी वो नहीं आने वाली। शी इज नॉट गोइंग टू कम बैक। बुरी खबर आपने है। बुरी खबर है, लेकिन आपने एक बहुत फिलोसफिकल बात आपने कह दी कि पनिशमेंट इससे ज्यादा बड़ा क्या होगा जब आपके अपने लोग ही जो है छोड़ के चले गए। छोड़ के चले जाए, और जहां आप निकल रहे हो वहां पीछे से आवाज जो है कानों में गूंज रहा है, चोर 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 चोर।
लेकिन केजरीवाल के भी अपने सगे जो हैं धीरे धीरे करके छोड़ के चले गए। अभी चर्चा पंजाब चुनाव पे हम आएंगे, लेकिन राघव चड्ढा को लेकर काफी कुछ चल रहा है। कैसी है उनकी कुंडली? कुछ लोग बोल रहे हैं कि भाई पंजाब के मुख्यमंत्री भी बन सकते हैं, चुनाव भी नजदीक है। क्या देख रहे हैं आप? देखिए, आजकल जो आपका जो सिस्टम चल रहा है वो ऐसा चल रहा है कि जैसे राहु और मंगल दोनों इकट्ठे मिल गए हों। मंगल का मतलब पावर होता है, एग्रेशन होता है। राहु का मतलब भ्रम होता है। हाँ। तो और सीक्रेसी भी होती है। तो ये दोनों के दोनों इकट्ठे मिल गए हैं। अब इसके अंदर एक ऐसी बात होती है, जैसे मान लीजिए कि आप एक गधे को दौड़ा दीजिए और उसके आगे एक गाजर टांग दीजिए। उसको लगेगा कि गाजर थोड़ी सी आगे है और भागूंगा, वो दौड़ता रहता वो है। दौड़ता रहता है। तो मुझे लगता है कि आपको मेरी बात से आंसर मिल गया होगा। ये अच्छा कॉम्बिनेशन है। राहु और मंगल का, दिस इज क्लासिक। राहु और मंगल का कॉम्बिनेशन। तो सवाल घुमा के पूछ लेते हैं, बीजेपी का क्या होने जा रहा है पंजाब में? देखिए, बीजेपी का तो वहां पर बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, लेकिन फिर भी वो जो है वहां पर डायनेमिक्स के अंदर शामिल हो जाएगी गवर्नमेंट के। तो आने वाला टाइम वहां पर बीजेपी के लिए वैसे अच्छा है, लेकिन आप सोचें कि कोई जो है कोई मुख्यमंत्री उनका बन जाए तो वो थोड़ा सा मुश्किल काम है। तो ये एक और बड़ा मसला चल रहा है। वो चल रहा है कि क्या भारतीय जनता पार्टी, जैसे बहुत सारे लोग आजकल प्रिडिक्शन ये कर रहे हैं कि आखिरी चुनाव होगा, हाँ। इमरजेंसी लग जाएगी, हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगा। प्रधानमंत्री उधर कह रहे हैं कि भाई 2047 तक हमको भारत को जो है एक डेवलप्ड नेशन बना लेना है। क्या दिख रहे हैं भारत के भविष्य को? देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि भारत के साथ कुछ खराब नहीं होने वाला। भारत जो है वो अपने अच्छे पेस के साथ तरक्की करने वाला है, और इस तरक्की से बहुत सारे लोगों को फायदा नहीं होने वाला, जो कि अपने व्यक्तिगत फायदे की बात करते हैं। अच्छा। जब व्यक्तिगत फायदा जो है लोगों का समाप्त हो जाता है या कम हो जाता है, तो इस प्रकार की बातें या इस प्रकार के अंदेशे होने शुरू हो जाते हैं। जब को लगता है कि मैं एक हाउस ऑफ प्रॉफिट में बैठा था और मेरे को वो हाउस ऑफ प्रॉफिट से फायदा नहीं हो रहा, तो उस प्रकार के वक्तव्य करते हैं। तो निश्चित तौर से ऐसे घराने, ऐसे हाई प्रोफाइल लोग, ऐसे बड़े बड़े अफसर जो कि हाउस ऑफ प्रॉफिट में बैठकर फायदा ले रहे थे, वो जाएंगे। तो उनके हिसाब से डेमोक्रेसी जा रही है। वास्तव में उनके हिसाब से डेमोक्रेसी जा रही है, क्योंकि उनका जो एक्शन है वो थोड़ा सा हल्का होने वाला है। लेकिन जनसाधारण, जनमानस, हम और आप जैसे लोग जो कि डेमोक्रेसी के नाम पर हम लोग गर्वित होते हैं, वो हमेशा गर्व से ही रहेंगे कि इस देश में डेमोक्रेसी हमेशा जीवित रहेगी। डेमोक्रेसी को कोई खतरा नहीं, वो आप सुन लीजिए कि कोई खतरा नहीं है। लेकिन खतरा तो मंडरा रहा है पाकिस्तान के ऊपर। हाँ, राइट। पाकिस्तान में पिछले 15 दिनों में, ये जब तक ईरान चल रहा था, ईरान को लेकर के ये चौधरी बनते फिर रहे थे, शहबाज शरीफ और मुनीर, तब तक तो वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन जैसे ही ये एकॉर्ड साइन हुआ, अचानक से पीओके जल उठा, बलूचिस्तान के अंदर बवाल मचने लग गया, खैबर पख्तूनख्वा में ये हो रहा है। और अब ये बताया जा रहा है कि जनता जो है वहाँ पे लॉन्ग मार्च और सरकार के खिलाफ। पाकिस्तान का फ्यूचर क्या है? क्या दे विल कम बैक एज अ स्ट्रॉन्ग नेशन? अभी तो बहुत ही बुरी हालत में ये लोग। पाकिस्तान और इंडिया की कुंडली को लोग बहुत एक दूसरे से कोरिलेट करते हैं, क्योंकि बनने में ज्यादा दिन नहीं थे। जी जी। लेकिन ये लोग भूल जाते हैं, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स भी भूल जाते हैं कि भारत जो है वो उस दिन नहीं बना था। भारत को आदिकाल से है, सनातन है भारत। Right. भारत उस दिन पाकिस्तान बना था, भारत नहीं बना था। भारत तो बना हुआ था। भारत का एक अंग जो है वो चला गया था, लेकिन भारत तो अगर हम देखें तो 5000 साल, 10,000 साल बिना से है। किसी डाउट के। तो मैं आपको इतना बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान की कुंडली के अंदर वो सारे योग हैं नेगेटिव, जो कि उसको अगले 200 वर्ष तक भी उठने नहीं देंगे। 200 वर्ष तक भी, जब तक वहां पर पब्लिक वैसा नहीं कर देगी कि वो
तख्ते सारे के सारे पलट दे, क्योंकि उन्होंने जिस प्रकार से रिजीम अपना बांटा हुआ है, जिस प्रकार से गवर्नमेंट का से कम है, जिस प्रकार से फौज का से ज़्यादा है, और कभी फौज होती है ऊपर, कभी गवर्नमेंट होती है, जब तक वो अपने पूरे पूरे सिस्टम को चेंज नहीं करेंगे तो उनके लिए बहुत बड़ी परेशानी की बात है। और 200 वर्ष मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि छठा भाव जो 6th हाउस होता है, जिसको हम लोन का भाव कहते हैं, वो उनका बहुत ज्यादा जागृत है, केतु के द्वारा जागृत है। ऐसे में क्या होता है, बात लोन की नहीं होती है, जो हमारी अपनी जमीन होती है वो बिक जाती है। मतलब कि कोई व्यक्ति हो, उसके पास कोई प्रॉपर्टीज हो, वो बिक जाती है। तो आप सोचिए कि पाकिस्तान का अपना लैंड या फिर अपनी जो धरती है, वो बहुत कुछ उसके हाथ से जा सकती है। ऐसा नहीं है कि भारत ले रहा है, भारत को लेने की जरूरत भी नहीं है उसको, लेकिन वो ऐसे व्यक्ति के पास या ऐसे नेशन के पास चली जाएगी कि उसमें उसका से बहुत हद तक कम हो जाएगा। और ये बहुत ज्यादा दूर नहीं है, ये 2-3 साल के अंदर आप देखेंगे कि एक सब्सटेंशियल पार्ट जो है पाकिस्तान का, वो कोई विदेशी धरती के लोग कंट्रोल करते हैं। वैसे तो उसको कंट्रोल करते आए बाहर के लोग ही हैं, लेकिन वास्तव में उसकी धरती के ऊपर रह के कंट्रोल करने वाले अब होने वाले हैं। अभी तो फिलहाल सभी का इंटरेस्ट पीओके को लेकर है, कोई गुड न्यूज आएगा? अब मेरे को तो ये लगता है कि जब तक वो ना मिले तब तक हिंदुस्तान के लिए गुड न्यूज़ है। मतलब वो आप उसको मिला के करना क्या चाहते हैं, एब्सोल्युटली। आप क्या करना चाहते हैं उसको मिला के? आपके पास वहाँ के लोग आ जाएंगे, आपके यहाँ पर वैसे ही परेशानी के भाव ज्यादा हैं। पहले एक बार अपने घर को हम जो है इस्त्री करके बिल्कुल फ्लैट कर लेते हैं, पहले ठीक कर लेते एनआरसी हैं, वगैरह करवा करके भगोड़ों पहले को भगा पहले करके भगोड़ों को भगा के ठीक कर दें। पीओके के लिए ना बहुत मुश्किल बात नहीं है। हाँ। जिस दिन जो है, जो अपने बाबा जी हैं वो बीच में आ जाएंगे, उस दिन सबसे पहले पीओके ही आ जाएगा। राइट। लेकिन उसको लेकर कोई ज्यादा गर्व की बात नहीं नहीं है, है। वो इतनी कोई हाँ। वो वाली बात नहीं है जैसा मैं समझता हूं, क्योंकि वो अपने आप में ही बहुत बीमार नेशन है। और वो बीमार नेशन ऐसा है कि उसको ठीक करने के अंदर भी न जाने क्या क्या जो है वो हो जाए। जैसे कि ईस्ट और वेस्ट जर्मनी जब मिले थे, तो मतलब बहुत समय तक तो बेचारा जो संपन्न देश था वो भी वह परेशानी के अंदर रहा। तो हमें कोई ऐसी परेशानी लेने की आवश्यकता है नहीं। लेकिन आप ये बताइए, आपने ट्रम्प साहब का की कुंडली आपने देखी है? हाँ बिल्कुल देखिए, पिछली बार हमने चर्चा की थी। कुछ देखिए- नया देख रहे हैं अभी आप? देखिए, वो जो है बहुत वॉलेटाइल आदमी है और अनप्रेडिक्टेबल आदमी है। हाँ। लेकिन एक सबसे अच्छी बात क्या है कि उसकी पॉलिसी उसकी नहीं है, उसकी पॉलिसी अमेरिकन पॉलिसी है। बाकी जो प्रेसिडेंट होते थे वो बोलते नहीं थे, ये बचकानी अवस्था में बोल देता है सब बात। जैसे ही अपनी बोर्ड ऑफ मीटिंग करके आता है और बाहर जो है वो सब बातें जो अंदर करता अंदर है करता है वो सब वो उगल सब देता है। आके उगल देता है। तो ओह। पॉलिसी के अंदर कोई चेंजेस नहीं है। तो मतलब ऐसा मत सोचिए कि वो जो ट्रम्प है वो हमारे अगेंस्ट है या हमारे प्रो हो गया है। नहीं, ये सारी की सारी अमेरिकन पॉलिसी अभी से नहीं 50 साल से भारत की के खिलाफ या भारत के पक्ष में जैसी है वैसी ही है। बस ये है कि ट्रम्प जो है थोड़ा सा इम्पैचुअस है कांग्रेस, और वो जो है हमारे लिए कुछ भी बोल देता है और सबके साथ भी वो यही काम करता है। बस ये है वो फटाफट काम करने का जो है वो है, उसका जो लग्न है वो लियो के द्वारा यानी कि सिंह के द्वारा संचालित है, और उसके अंदर केतु महाराज बैठ गए हैं तो वो थोड़ा सा और परेशानी वाला लग्न हो गया है ये उसका। वॉर कब तक खत्म होगा? ये होगा थोड़ी ना खत्म, ये नहीं खत्म करेंगे इसको, दे विल नॉट क्लोज इट। ये तो एक ऐसा छोड़ दिया कि जैसे दो भाई अलग हो गए मान लीजिए और आपस में लड़ रहे हैं, फिर कभी 10 दिन के लिए शांति हो गई और फिर एक दिन जो है वो जो है बर्तन बजने की आवाज आ गई, फिर कुछ दिनों के लिए शांति हो गई। ये ऐसा मामला चलेगा। जब इनको मार्केट रोटेट करनी होगी, जब मार्केट ऊपर करनी होगी, जब मार्केट नीचे करनी होगी, जो शेयर मार्केट है, या फिर व्यापार को अपने कब्जे में जैसे लेना होगा, ये वहीं पर 3-4 दिन पहले बम छोड़ देंगे। अभी रिसेंटली रिसेंटली ही काम किया, जब हाँ। सब कुछ बात हो गई उसके बाद जो है उन्होंने छोड़ दिया, तो फिर ईरान ने भी बोला मैं भी छोड़ देता हूं, तो उन्होंने भी छोड़ दिया। तो ये इस ये प्रकार से मिलजुल करके शैडो बॉक्सिंग ये लोग कोई कर रहे हैं। नया कुछ नया वॉर देख रहे हैं आप क्या?
यही वॉर जो है पूरे भारतवर्ष के लिए या वो पूरे पूरी के पूरे दुनिया के वर्ल्ड के लिए। लिए एक परेशानी का सबब है, लेकिन इंडिया इससे बाहर निकल आएगा। नॉट टू वरी अबाउट इट। मुझे लगता है कि अगले 1.5-2 वर्ष के अंदर जो भी एलपीजी वगैरह जिसका शॉर्टफॉल हम लोग झेल रहे हैं, क्योंकि वहाँ के एस्टैब्लिशमेंट ही खत्म हो गए जहाँ से एलपीजी का सप्लाई होता था, उसको बनते बनते 3-4 साल लग जाएंगे। लेकिन मुझे लगता है कि जो इंडिया की इकोनॉमी चल रही है, जिस प्रकार से वो आपूर्ति ले रहा है, उससे 2 साल में ठीक हो जाना चाहिए। तो ये सारी चीजें मतलब कोई चिंता करने कोई की कोई बात बात नहीं है। लेकिन एक बात बताइए कि पर्सनल लाइफ में भी बहुत सारे लोगों को जो हाउ इट इम्पैक्ट्स कि कुंडली में ऐसी क्या चीजें होती है कि जो इस तरह की जो बड़ी बड़ी चाहे राजनीति है या फिर ग्लोबल इवेंट्स है, हाउ इट इम्पैक्ट्स अ पर्सन, वो कुंडली में कैसे आदमी को ये समझ में आए कि दुनिया बिगड़ रही है तो हमारा कुंडली भी खराब हो रहा है। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप जिस देश में रहते हैं, जब हम कुंडली पढ़ते हैं तो 3 चीज़ें बड़ी इम्पोर्टेंट हैं, काल, देश और पात्र। कि कौन से काल की बात कर रहे हैं, कौन से देश की बात कर रहे हैं और कौन से पात्र की बात कर रहे हैं। मान लीजिए कि एक व्यक्ति है, वो उस समय यहाँ पैदा हुआ और वही व्यक्ति जो है ईरान में पैदा हुआ और दोनों की कुंडली एक जैसी है, तो ईरान वाले का देश अलग हो गया, राइट? पात्र जी। अलग हो गया, वो ईरानी हो गया। यहाँ पर वो इंडियन है, वो पात्र अलग हो गया, उसका देश अलग हो गया, तो दोनों के रिएक्शन डिफरेंट होते हैं। मान लीजिए दोनों के ऊपर राहु की दशा चल रही है, तो वहाँ पर उसको भ्रमित कर देगी राहु की दशा। उसका बिजनेस होगा तो वो चौपट हो सकता है या फिर उसके अंदर दिक्कत आ सकती है। और यहाँ पर उसका अपना ही मन जो है भ्रमित हो सकता है, उसको लगे कि मैं जो काम कर रहा हूँ ये मेरे लिए ठीक नहीं है, या उसको कोई समझाने वाले ऐसे लोग आ जाएं जो कि वो अपना पूरा का पूरा बोरिया बिस्तर बंद करके कुछ और काम में लगे जिसके अंदर उसको नुकसान हो जाए। तो ये डिपेंड करता है कि आप कौन से देश में, कौन से काल में और कौन से पात्र के अंदर हैं। लेकिन देश का समृद्ध होना, यानी आपका जो लग्न है वो समृद्ध होने के बराबर होता है। तो इफ़ यू आर लिविंग इन अ प्रॉस्परस कंट्री तो आप प्रॉस्पेरिटी में जीते हैं, और इफ़ यू आर नॉट लिविंग इन अ प्रॉस्परस कंट्री तो इसका मतलब आपका लग्न थोड़ा सा कमज़ोर हो गया, तो वो परेशानी ये देता आपने ही देता है। बहुत सरल शब्दों में और बहुत अच्छे से समझाया। और मुझे एक चीज समझना है, जो आप एस्ट्रोलॉजी में समझाते हैं, आप कोर्सेज भी कराते हैं, क्या क्या आपके पास कोर्सेज है अगर आपसे कोई जुड़ना चाहता है? क्योंकि इन दिनों हम देख रहे हैं कि एस्ट्रोलॉजी पे बहुत लोगों का बिलीव बढ़ा है। हालांकि फेक एस्ट्रोलॉजर्स की कमी नहीं है, सॉरी टू से। बहुत सारे लोग, कई सारे यूट्यूब में रील्स आते हैं, बड़े बड़े दावे करते हैं, उनसे तो हालांकि बचना चाहिए। आप अपने बारे में जरा बताइए, क्या क्या कोर्सेज कराते हैं? सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि हम सबको एस्ट्रोलॉजी पढ़नी चाहिए। और क्यों पढ़नी चाहिए? जब हमारी गुरुकुल परंपरा थी, जब बच्चे जाते थे गुरुकुल पढ़ने के लिए, तो वेदों का पाठ कराया जाता था। वेदांग उनका अंग हुआ करते थे और एस्ट्रोलॉजी अभिन्न अंग होता था। तो हर एक बच्चा, जैसे आजकल एक 10वीं क्लास का बच्चा है, वो जो है साइंस भी पढ़ता है, सोशल साइंस भी पढ़ता है, राइट? उस समय चाहे वो किसी भी विधा में जा रहा हो, लेकिन वो एक पर्टिकुलर लेवल तक एस्ट्रोलॉजी पढ़ता था। हम सबको थोड़ा बहुत एस्ट्रोलॉजिकल ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि हमको ज्ञान बहुत कुछ है, लेकिन हम ह्यूमन साइंस को नहीं जानते। हम कैसे एक्ट करते हैं, कैसे रिएक्ट करते हैं, इसको हम जो है नहीं पहचानने की कोशिश करते, और हम सिर्फ अंदाजे के ऊपर चलते हैं। और यही मैं सिखाने की कोशिश करता हूँ। और आप की अपनी कैसी कैपेबिलिटी है, यानी कि आप किस लेवल तक इसको समझना चाहते हैं। मान लीजिए कि आप चाहते हैं कि मेरे को सिर्फ थोड़ा सा ज्ञान हो जाए, क्योंकि मैं भारतवर्ष पे मैं हुआ हूँ, तो ये वेदों का की धरती है, तो मेरे को इतना ज्ञान होना चाहिए, तो आप ज्योतिष बीज कर लीजिए या ज्योतिष अंकुर कर लीजिए। ये छोटे छोटे कोर्सेज होते हैं जो कि आपको पारंगत करते हैं ज्योतिष में। लेकिन आप कहते हैं कि नहीं, मैं थोड़ा सा जो हूँ वो और ज़्यादा जानना चाहता थोड़ा हूँ, एडवांस एडवांस जानना चाहता हूँ, मैं अपनी कुंडली को पढ़ूँ या मैं अपने घर वालों की कुंडली पढ़ूँ तो मुझे कॉन्फिडेंस हो उनको बताने के लिए, तो आप ज्योतिष पल्लव कर लीजिए। तो ये कोर्सेज के हैं। जब आप ज्योतिष बीज, ज्योतिष अंकुर, ज्योतिष तो ये पल्लव करते हैं, ऑनलाइन करा। ऑनलाइन कोर्स हाँ। होते हैं सारे, आने की कोई आवश्यकता नहीं है। और एक बार आप कोर्सेज करते हैं तो जो है अलग अलग लेवल है, ग्रेजुएशन लेवल हो गया, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल हो गया, मैं तो पीएचडी तक कराता हूँ कि यदि आपको किसी विशेष चीज के अंदर, किसी विशेष विधा के अंदर पारंगत होना है, तो आप जो है, जैसे मान लीजिए कि
पास्ट लाइफ एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट होता है, जो पास्ट लाइफ पढ़ने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हम तो पुराने जन्म को इस जन्म से और अगले जन्म से मिलाते हैं। तो कोई पास्ट लाइफ पढ़ना चाहे तो वो एक पीएचडी लेवल का कोर्स होता है। तो वो उसके लिए एलिमेंट्री एस्ट्रोलॉजी के अलावा हाँ। पीजी लेवल की आनी हाँ। चाहिए, तब वो पास्ट लाइफ को पढ़ने में पारंगत हो जाता है। तो ये सब इसका टाइमलाइन क्या कुछ है? टाइमलाइन ऐसा नॉर्मली होता है कि ये सब 6-6 महीने के मॉड्यूल्स होते हैं, लेकिन क्योंकि ऑनलाइन होता है तो आप जल्दी भी कर सकते हैं थोड़ा सा। बस जितना ये आप टाइम दे वो हाँ, आपके लिए बेटर जितना है, ज़्यादा राइट? एक्सपेरिमेंट हाँ। करेंगे, जितना ज़्यादा प्रैक्टिकल करेंगे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि 5-10 हॉरोस्कोप देख के आप पंडित हो जाते हैं, ऐसा कभी नहीं होता। लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिसका मैंने जिक्र किया है, हम लोग इस पे चर्चा भी करते हैं। हम अगर फेसबुक स्क्रॉल करें, यूट्यूब स्क्रॉल करें, इंस्टाग्राम स्क्रॉल करें, तो इतने सारे एस्ट्रोलॉजर हो गए हैं कि वो एक तो अफवाह भी फैलाते हैं, बहुत कंफ्यूज भी कर देते हैं, समझ में नहीं आता, कि डरा भी देते हैं वो इनफैक्ट। तो वो समाज बदल रहा है, वो सब रील्स के चक्कर में ये सारे जो है Views senses- पाने के लिए। मैं तभी तो कहता हूँ जी। आपसे कि आपको भी पढ़नी चाहिए एस्ट्रोलॉजी। इतनी पढ़नी चाहिए कि आपको समझ में आ जाए कि ये जो रील आई है ये फेक है, राइट? गलत है। इतनी पढ़नी चाहिए आपको, और वो ज्यादा नहीं है। 3 महीने, 4-5 महीने, 6 महीने के अंदर आप इतने पारंगत हो जाते हैं कि आपको समझ में आ जाता है कि सामने वाला आपको बेवकूफ समझता है क्या, ये बात आपको समझ में आ जाती है। तो दैट मच एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज होनी चाहिए, और भारतीय होने के नाते तो जरूर होने चाहिए। लेकिन कई बार हम ये देखते हैं विनय जी, जब लोग प्रॉब्लम्स में होते हैं, परेशानी में होते हैं, जब उनको कुछ नहीं समझ में आता है, तो वो एस्ट्रोलॉजर के पास चले जाते हैं, भाई इतने लाख का ये पूजा है, आप करा लीजिए, ये पहन लीजिए, वो पहन लीजिए। उन सब चीजों से भी तो लोगों को बाहर आना बहुत जरूरी है। देखिए, बात लाख करोड़ की नहीं है, बात जो है वो एक सिस्टम की है। जैसे मान लीजिए कि मैं आपसे कहता हूं कि आप जो है शिव भगवान की पूजा करिए। आपका अपना मन है कि आप कैसे करना चाहती हैं। अब आपका मन है कि मैं 2 ब्राह्मणों को बुला के साथ करना चाहती हूँ, बुला लीजिए। आप कहती है नहीं, मैं तो चाहती हूँ कि बहुत, अब जैसे शादी की बात कर लीजिए ना, किसी की शादी होती है तो 2 लाख में भी हो जाती है, 20 लाख में भी नहीं होती, और 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ भी लग जाते हैं। आपका क्या मन है करने के लिए। अब आप मान लीजिए कि कोई छोटा मोटा काम करना चाहती हैं, छोटी मोटी पूजा कर लीजिए, खुद कर लीजिए। और कभी भगवान तो आपका मन देखते हैं कि आप किस मन से उसको कर रहे हैं, आप उसके अंदर कितना आडंबर कर रहे हैं, इसको उनका कोई लेना देना है नहीं। तो मैं तो यही कहूंगा कि आपको यदि कोई पूजा करनी है तो अपने मन से कीजिए, जिस मन से आप प्रसन्न होते हो कि ये मुझे ऐसा करना है। एक लाइफ प्रेडिक्शन रिपोर्ट के बारे में भी हमें पता चला है, क्या है वो हमारे व्यूअर्स को बताइए। अब ये तो नाम ही काफी है, लाइफ प्रेडिक्शन रिपोर्ट। आपकी लाइफ के बारे में मैं रिपोर्ट बना के देता हूँ। बहुत लोग मेरे से बात नहीं कर पाते, थोड़ी सी फीस ज़्यादा है, इसलिए नहीं आ पाते मेरे पास, क्योंकि मेरे पास भी जो टाइम बैंड है वो लिमिटेड है, तो उसके अंदर मैं कुछ ही लोग ले पाता हूँ। तो मैं कहता हूँ कि मेरे पास आइए, मैं आपकी रिपोर्ट हाथ से लिख के दे दूंगा। तो मैं उसके लिए एक हाथ से लिखी हुई रिपोर्ट देता हूँ। हाथ से का मतलब मैं टाइप करके रिपोर्ट देता हूँ। तो यदि कोई लेना चाहे उसको तो वो ले सकता है। वो कुछ कम पैसों में आ जाती है, और उससे उसको अपने बारे में बहुत कुछ जानकारी मिल जाती है। अगले 5 साल को नियोजित करने का तरीका मिल जाता लेकिन है। अगर उनके पास टाइम ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ क्लियर कट नहीं हो, तो फिर वो कैसे तो फिर तो मुझसे आना पड़ेगा मिलने के लिए, फिर मैं उनका निकालूंगा। और मजे की बात बताऊं क्या है कि नरेंद्र मोदी जी की निकाल लीजिए, और फिर देखिए कि मैंने क्या क्या लिखा है नरेंद्र मोदी जी के बारे में। और फिर जो है आप योगी जी की निकालिए, मतलब अननोन के रूप में निकालिए, फिर आप देखेंगे क्या मजा आएगा आपको कि योगी जी का क्या क्या है ना? बनेगा, क्या क्या तो मैंने योगी लिखा। जी बन रहे हैं क्या प्रधानमंत्री? सभी के मन के अंदर ये बहुत बड़ा सवाल है, क्या योगी जी बनेंगे भी? अमित शाह तो नहीं बनेंगे। ये तो बड़ी बात है। मैं ये बात सुन रहा था, एक अचानक आजकल एक युवाओं के बीच एक अलग किस्म का एक, इसको कहते हैं डर, खौफ, ये समझिए कि जब किस्मत की बात चल रही है। हाँ। अभी आपने एक मर्डर केस के बारे में सुना होगा कि एक लड़की शादी के लिए राजी हो जाती है, जी। और उस सिया का केस जो, और उसे जिसके साथ शादी होने वाली है उसको, उससे वो पैसे भी लेती है, सब कुछ कर लेती है, सब कुछ, और उसके बाद उसको धक्के मार करके गिरा देती है, उसकी मौत हो जाती है। बड़ा प्रचलन में है, बड़े लोग डर रहे हैं कि भाई ये क्या समाज किधर जा रहा है। इस तरह के कैरेक्टर को कैसे हम पहले से पकड़े? देखिए, मैं काफी दिनों से करता हूँ एस्ट्रोलॉजी जी। 30 साल हो गए करीबन करते हुए। तो
मेरे पास जब पहले कुंडलियां आती थी मिलाने के लिए, तो जो लड़की वाले होते थे वो पूछते थे लड़के वालों के करेक्टर के बारे में कि ये लड़के का करेक्टर खराब तो नहीं है, नशा तो नहीं करता है। नशा तो नहीं करता, या शादी के बाद किसी पर स्त्री के साथ संबंध तो नहीं होगा। वो डरते थे लड़की वाले। पिछले 5-7 साल के अंदर ये पूरा का पूरा जो डायनेमिक्स है ये चेंज हो गया। अब जो है लड़के वाले ज्यादा पूछते हैं कि ये लड़की है कैसी, इसका करेक्टर कैसा है, क्योंकि सबके इंस्टाग्राम तो सारे के सारे छने हुए होते हैं, उन्होंने देखा होता है, तो वो पहले से ही घबराए हुए होते हैं कि ये पता नहीं क्या है और क्या है और क्या नहीं है। तो मैं आपको बताऊं कि समाज का जो जो सिस्टम है पिछले 30 साल के अंदर, जब से मैं एस्ट्रोलॉजी करता हूं, वो अपसाइड डाउन हो गया वो है। बिल्कुल जो है 180 डिग्री चेंज हो गया है। और अब लड़कियां जो हैं उनका जो वे ऑफ थॉट प्रोसेस है वो मैं आपको बताता हूं। देखिए, ये मैं जनरलाइज नहीं बता रहा, लेकिन मैं छोटी सी बात बताता हूं कि लड़कियां जो हैं वो थोड़ा सा और मॉडर्न हो गई हैं, आउट गोइंग हो गई हैं, तो वो जो है बहुत सारी बातों को बर्दाश्त कर देती हैं, कहते कोई बात नहीं, ये तो सब चलता है। लेकिन लड़का जो है वो अभी भी ऑर्थोडॉक्स है, वो 50 साल 100 साल 200 साल पुराना है, उसको खुद वो कुछ भी करे, लेकिन उसको जो लड़की है वो चाहिए कि वो बिल्कुल ठीक ठाक हो। लेकिन सोसाइटी के अंदर परिवर्तन है, इसलिए सोच के अंदर परिवर्तन हो गया है, और इसके अंदर ये वाली परेशानियां, जैसे अभी जिसका नाम आपने लिया वो, या फिर उससे पहले भी हर 2-3 महीने ये में कोई ना कोई हर 1-2 महीने में इस तरह के केस आ जाते हैं। ये तो जो आ जाते हैं वो आ जाते हैं, जो नहीं आते हैं वो भी वो होते नहीं हैं, आते हैं, वो भी राइट होते राइट हैं। राइट। तो लेकिन कुंडली में क्या कुछ ऐसा दोष, ऐसी परिस्थिति बदलती है कि इतना बड़ा स्टेप, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, कोई भी हो, इतना बड़ा स्टेप उठाता है कोई? देखिए, ये कुंडली के दोष हैं। कुंडली में ऐसे दोष साफ साफ नजर आते हैं कि ये नेगेटिव दोष है। और ये चीज जो है, बात ये नहीं है कि ये उस लड़के के लिए था जिसके साथ ये हादसा हाँ, हुआ, हाँ। ये उसके साथ भी होगा जो उसका एकम्प्लिस था। यानी कि अगर मान लीजिए कि वो उसके साथ ब्याह कर लेती, या उसके साथ वो जो है उसके पेरेंट्स मान जाते कि इसके साथ तुम ब्याह कर लो, हाँ। तो उसके साथ भी ऐसा ही कुछ, या इससे कम इंटेंसिटी का, या इससे ज्यादा इंटेंसिटी का कुछ ना कुछ होता। क्योंकि ये योग जो है वो लड़की के हॉरोस्कोप में है। वो लड़के को जो भी उसके साथ एकम्प्लिस होगा, उसको इसकी जो जो आयर है वो झेलनी पड़ेगी। ये सारी बातें, क्योंकि लोग आजकल तो, आपने बिल्कुल सही कहा कि अब लोग जो है अब लड़के के बारे में कम, लड़कियों के बारे में ज्यादा पूछताछ करते हैं, और लड़कों में एक डर सा है शादी को लेकर के। जिस तरह की खबरें, जिस तरह से चीजें हो रही है, तो ये बात जो है आपने कहीं बिल्कुल कोई सही ड्रम कहा। में ना भर दे, डर जाते हैं। हाँ हाँ, कोई ड्रम में भर देते हैं, कहीं कुछ हो जाता है, कहीं कुछ हो जाता है। तो ये एक एक नई समस्या जो है समाज के सामने आ रही है। एक जाते जाते आप हमें एक बात बताइए, आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि एस्ट्रोलॉजी का कोर्स जो है वो होना चाहिए। जीवन में जब आप नए लोगों से मिलते हैं, क्या क्या सतर्कता जो है वो बरतनी चाहिए। बरतनी चाहिए? हाँ। देखिए, क्यों बरतनी कोई सतर्कता? आपको सिंपल रहिए। मुझे तो लगता है कि हर कोई आदमी जो है वो आता है तो उसके अंदर कुछ गुण होते हैं, कुछ जो हैं वो अवगुण होते हैं। आप जितने सरल होते हैं तो आप उसके गुणों को एक्टिवेट कर देते हैं, अवगुण उसके अपने आप ढक जाते हैं, तो आपके साथ वो रिएक्शन जो है वो ठीक करता है। लेकिन आप यदि उसके साथ जो है वो काफ़ी सतर्क हो जाते हैं, तो फिर वो आपको आउटप्ले करने के लिए जो है वो अपने सारे के सारे जो उसके अंदर अवगुण होते हैं उसको उसको खोल लेता है। तो सतर्क रहने से तो अच्छा ये है कि यदि कोई लंबी बात करनी हो, जैसे फॉर एग्जांपल पार्टनरशिप करनी हो, या फिर ब्याह करना हो, या फिर किसी ऐसे एकम्प्लिस को बनाना हो जिसके साथ काफ़ी फाइनेंशियल डीलिंग हो, तो फिर तो उसकी कुंडली एक बार दिखवा लेनी चाहिए। है ये ना? सबसे बड़ी सतर्कता होती है कि आप उसकी कुंडली देख लीजिए और देख लीजिए कि उसके अंदर डिसीट योग तो नहीं है, धोखा देने का योग तो नहीं है। ये धोखा देने का योग जितना प्रगाढ़ होगा वो आपके लिए हानिकारक होगा, उससे बच जाना चाहिए। और ये तो हर चीज़ के अंदर होता है, चाहे आप अपने लिए कोई एम्प्लॉई रखते हों, कोई आप किसी को
कोई बहुत अच्छी सीक्रेट बताने के चक्कर में हो कि चलो इसको बता दूं। तो ऐसे बहुत सारे लोग मैंने देखे कि एक बार रात को बैठ के ड्रिंक्स ले रहे हैं तो कहते हैं चलो आओ तुमको आज ऐसी बात बताते हैं जो तुमको पता नहीं होगी, और उस समय सब बातें जो है वो रिवील करते हैं कि लो पता लगा कि सुबह तक उसके हाँ। सारे राज फाश हो गए। फास्ट हो गए, तो फिर वो उसका फायदा भी वो उठाते लोग हैं। फायदा भी उठाते हैं। हाँ, तो हमको बिल्कुल। थोड़ा सा सतर्क इसलिए रहना चाहिए कि जब अपना हॉरोस्कोप होता है ना तो हम कितने सहज या कितने सिंपल हैं वो या तो हमारी माँ जानती हैं कि हम कितने सहज सिंपल हैं, और या जो है वो आपका हॉरोस्कोप जानता है कि आप कितने हैं। तो ये एक कम से कम वो ले ले कि मुझे क्या क्या काम नहीं करना चाहिए, वो इसके लिए डू एंड डोंट लिस्ट हो गई। और ऊपर से जब कोई एसोसिएशन हो तो मैं जैसे आपको बताया उसके बारे में जो है वो पहले से समझ पहले ले, से थोड़ा सा जो देख ले कि करना भी है कि नहीं करना जी, है। मेरा भी एक आखिरी सवाल आपसे है। सोशल मीडिया का ज़माना है, लोग सोशल मीडिया के थ्रू काफ़ी ज़्यादा उनको प्रमोशन मिल जाता है, प्रचार का एक माध्यम नो डाउट सोशल मीडिया हो गया है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत साइलेंट रहना पसंद करते हैं, ज़्यादा एक्टिव नहीं रहते। तो क्या जो लोग चुप रहते हैं, उनकी कुंडली में प्रोग्रेस का कोई योग नहीं दिखता है? क्योंकि सोशल मीडिया के चक्कर में तो उनकी फैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा हो जाती है, एक पहचान भी मिल जाती है। लेकिन जो ये चुप रहने का जो स्वभाव है, सोशल मीडिया से जिनको मतलब नहीं है, उनकी कुंडली को कैसे हम समझ सकते हैं? देखिए वो राहु के रूप में इंट्रोवर्ट हो गए हैं। बहुत सारे लोग होते हैं इंट्रोवर्ट होते हैं, एक्सट्रोवर्ट होते हैं, लेकिन राहु से जो इंट्रोवर्ट हो जाता है यानी कि वो अपने आप को ना ज़्यादा मतलब कि शोर में लेके जाता है, ना सोशल मीडिया में अपने आप को एक्सपोज करता है, तो उससे कोई फर्क नहीं है। पर राहु उसका उस प्रकार से एक्ट नहीं कर रहा कि वो उसको पॉपुलैरिटी दिलाए सोशल मीडिया के माध्यम से, लेकिन फिर भी उसके अपने योग हैं, धन योग है, लक्ष्मी योग है, और ना जाने कौन कौन से योग कुंडली के अंदर हो सकते हैं। अखंड साम्राज्य योग है, फॉर एग्जाम्पल अंबानी साहब की बात करिए, हाँ। अखंड साम्राज्य योग लेकर बैठे हुए हैं वो कितने सोशल मीडिया पे आते हैं, वो कितने अपने आप को एक्सपोज करते हैं। आप उनकी फोटो खींच के कुछ भी बना के डाल दीजिए सोशल मीडिया पे, वो उनके उनका, नाम पे हाँ उनके जी, नाम जी, पे, जी, वो हाँ। उनका नहीं है, लेकिन वो कौन सा आते हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी कुंडली में बहुत प्रतापी योग होते हैं, लेकिन वो अपने आप को ऐसे एक्सपोज ही नहीं करते जैसे कि हम जो है बैठे जैसे हम काम कर रहे हैं, वो किसी और तरीके से काम करते हैं। चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने बहुत कुछ समझाया, बहुत-बहुत अच्छी जानकारी दी। मनीष जी, आपका कोई सवाल आखिरी? मेरा सवाल नहीं है, लेकिन मैं हाँ, बहुत इस बात को लेकर के खुश हूँ हाँ, कि डॉक्टर साहब ने एक बड़ी बात कह दी जी। कि जो गुरुकुल का हमारा सिस्टम हुआ करता था, तो एस्ट्रोलॉजी जो है उसमें एक हुँ, कोर्स हुआ करता था जिसको सबको जानना है। हुँ, ये सिर्फ भविष्य को बताने के लिए नहीं, बस अपने आप में एक बहुत बड़ी फिलॉसफी है। हुँ, और हिंदू समाज को आगे बढ़ना है तो ये आने वाले समय में मे बी प्रधानमंत्री मोदी कर सकते हैं, योगी जी कर सकते हैं हुँ, कि ये एस्ट्रोलॉजी के साथ साथ एस्ट्रोनॉमी को भी, जो अंतरिक्ष के बारे में, ग्रहों के बारे में, वो पढ़ाई, वो हिंदुस्तान के वो जीवन का जो एक हिस्सा हुआ करता था, वो आगे भविष्य में भी वैसा ही हिस्सा बने, इसके लिए सरकार को, नेताओं को करना चाहिए काम। बहुत अच्छी बात कही, मेरे दिमाग में तब से वही बात चल रही है। बिल्कुल, विनय जी, तो जाते-जाते हमारे व्यूअर्स को कोई सलाह, कोई बात या कुछ ऐसी बात हमसे छूट गई हो, आप हमारे व्यूअर्स को कहना देखिए चाहते हो? आपने तो काफ़ी सारी बातें जी। पूछी, सारी लेकिन मैं आपसे इतना कहना चाहता हूँ कि जब कोई आपको बड़ा फैसला लेना है, तो आपको वो फैसला आप किसके आधार पे ले रहे हैं ये समझना बहुत ज़रूरी है। पीयर प्रेशर है या फिर हर कोई ऐसा कर रहा है इसलिए आप कर रहे हैं, ऐसा मत करना। आपको जो है वो अपने हॉरोस्कोप ज़रूर दिखाना चाहिए। ये देखना चाहिए कि ये बड़ा फैसला आपके हॉरोस्कोप के अनुरूप है कि नहीं। ऐसा हो सकता है कि उससे बड़ा कोई फैसला लेना हो, या हो सकता है कि वो फैसला ना लेके कुछ और लेना हो। ये आपको पता होना चाहिए। यदि आपने अपने आप को एज़ पर एस्ट्रोलॉजिकल अलाइनमेंट ढाल लिया, तो विजय जो है वो हमेशा आपके कदम चूमेगी। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो व्यूअर्स, आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। तो वाक़ई में ज्योतिष एक ऐसा माध्यम है जिसके ज़रिए हम अपने लाइफ के आने वाली चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, और बहुत अच्छी बात विनय जी ने कही कि एस्ट्रोलॉजी हर किसी को आना चाहिए। तो अगर आप भी एस्ट्रोलॉजी का कोर्स करना चाहते हैं, ज्योतिष को समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो आप विनय जी के यहाँ से एस्ट्रोलॉजी का कोर्स कर सकते हैं। लाइव प्रोडक्शन रिपोर्ट भी बनवाना चाहते हैं तो भी संपर्क कर सकते हैं। नंबर्स आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे होंगे, और कोई भी सवाल है तो कमेंट भी जरूर लिख सकते हैं। कैसा लगा आपको आज का हमारा पॉडकास्ट, कमेंट करके जरूर लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।